आखिर नेपाल क्रिकेट की हिस्ट्री क्या है? वो टीम जिसने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को तकरीबन शिकस्त दे दी थी। वो टीम जिसने T20I में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रन स्कोर किए हुए हैं। वो नेशन जो तकरीबन पिछली एक सदी से क्रिकेट तो खेल रही है, लेकिन अब जाके वो वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में द राइज ऑफ नेपाल क्रिकेट। 1920s में नेपाल के बादशाह नेपाल में क्रिकेट को लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त क्रिकेट सिर्फ रानाज फैमिलीज तक महदूद थी, यानी सिर्फ राजाज की फैमिलीज के अलावा कोई और क्रिकेट नहीं खेल सकता था। फिर 1946 में आखिरकार क्रिकेट एसोसिएशन बनाया जाता है, यानी अब छोटा हो या बड़ा कोई क्रिकेट में हिस्सा ले सकता था। 1981 में नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन ये फैसला करती है कि जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो ऊपर जा सकता है। जैसे सबको लगा कि अब नेपाल की एक अपनी टीम होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस वक्त इनकी इकॉनमी बहुत डेड थी। ना इनके पास कोई क्रिकेट ग्राउंड थे और ना यहाँ कोई क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होता है वैसे वैसे नेपाल की हुकूमत बेहतर होती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी इकॉनमी ऊपर जा रही थी। 1982 में नेपाल में क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाते हैं। अब जैसे ही नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बनाते हैं तो वो ICC से कॉन्टेक्ट करते हैं कि अब हमें भी ICC का मेंबर बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ भी ग्राउंड है और अब हमारी टीम भी इंटरनेशनल मैचेस खेलना चाहती है। फिर ICC इनको एथलीट मेंबर बना देती है। फाइनली 1996 में ये पहली ACC ट्रॉफी खेलते हैं और वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि ये इनका पहला टूर्नामेंट था जहाँ इन्होंने जापान को भी शिकस्त दे दी थी। इस टूर्नामेंट के बाद नेपाल में क्रिकेट को बहुत ज्यादा तरजीह मिलने लगी एंड इवन लोग अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनकी टीम पहली बार कोई टूर्नामेंट खेल रही थी। फिर ये सन 2000 में नेपाल की क्रिकेट काफी बेहतर हो गई। हालांकि इन्होंने इस साल ACC का सेमीफाइनल भी खेला था, लेकिन वो हार गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी क्रिकेट ऊपर जा रही थी। जहाँ इनकी बड़ी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वहीं इनकी अंडर 19 भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही थी। लेकिन अब भी ये ICC के फुल मेंबर नहीं थे। ICC की टोटल 108 मेंबर थे, जिससे सिर्फ 12 फुल ICC के मेंबर थे, जिसमें बड़ी टीमें भी आ जाती हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया वगैरह। अब अगर नेपाल को इस वक्त ICC का फुल मेंबर बनना था तो इन्हें ACC और ICC ट्रॉफी खेलनी थी और वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करना था, जिसके बाद इन्हें डिवीजन क्रिकेट खेलना होगी, जहाँ 5 डिवीजन होते हैं और वहाँ इन्हें लगातार परफॉर्म करके फर्स्ट डिवीजन में जाना होगा, जिसके बाद ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मतलब है कि ODI स्टेटस हासिल करना, यानी इसके बाद वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेल पाएगी। सन 2003 में एशिया क्रिकेट काउंसिल एक इमर्जिंग कप करवाता है। इस इमर्जिंग कप में सिर्फ 3 टीम ही थी, जहां नेपाल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए इस कप फाइनल जीत जाता है। एंड इवन इस कप में राजू खड़का पहले नेपाली बैट्समैन बने थे जिन्होंने इस कप और नेपाल क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली सेंचुरी बनाई थी। अब नेपाल की क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। वहाँ इनकी अंडर 19 की टीम ने क्रिकेट में धूम मचा रखी थी। इनकी अंडर 19 की टीम पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही थी। अब नेपाल की अंडर 19 टीम का मैच पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ होता है, जहां इन्होंने वो परफॉर्मेंस दी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। इस मैच में नेपाल पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 151 रन ही बना पाई। इस टारगेट के बाद पाकिस्तान के लिए इंतहाई आसान था, क्योंकि पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में सिर्फ 152 रन चेस करने थे, जो कि कहीं से मुश्किल नहीं लग रहा था। लेकिन नेपाल की बॉलिंग ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो अभी तक याद रखा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट कर दिया और जहां ये मैच नेपाल के लिए नामुमकिन लग रहा था, वहीं ये जीत जाते हैं। इसी टूर्नामेंट में इनका मुकाबला बांग्लादेश अंडर 19 के साथ होता है और यहाँ भी इनकी पहले बैटिंग आती है। अब नेपाल ने बांग्लादेश को 181 रन का टारगेट दिया, जो कि बांग्लादेश नेपाल की बॉलिंग के सामने ना बना सके और 157 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे ये जाहिर था कि नेपाल की अंडर 19 टीम के खिलाड़ी आने वाले वक्त में अपनी टीम को बहुत ऊपर ले जाएंगे। फिर आता है सन 2008, जहाँ नेपाल टीम 5 डिवीजन खेलती है। इनका मैच अफगानिस्तान के साथ होता है, जहाँ अफगानिस्तान पहले बैटिंग करती है। नेपाल की बॉलिंग अटैक ने एक दफा फिर साबित किया कि वो एक तगड़ी बॉलिंग अटैक है। इन्होंने अफगानिस्तान को सिर्फ 142 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब नेपाल को जीतने के लिए 143 रन का टारगेट था, जहां ये चेज नहीं कर पाए और ऑल आउट हो जाते हैं, वो भी सिर्फ 107 रन पर, और डिवीजन 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। लेकिन फिर सन 2009 में ये दोबारा डिवीजन 5 खेलते हैं। इस बार पूरी मेहनत करते हैं और जैसे तैसे टॉप 2 में फिनिश करते हैं। अब ये डिवीजन 4 खेलते हैं। इसमें अगर ये
टॉप 2 में फिनिश करते तो ये डिवीजन 3 खेल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो टॉप 3 में फिनिश करते हैं और डिवीजन 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब नेपाल क्रिकेट को ये बार बार दिक्कत आ रही थी कि एक डिवीजन के बाद नेक्स्ट डिवीजन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। सन 2013 में वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स राउंड होते हैं और यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ा सुनहरी मौका होता है। तो इस राउंड को पास करके सन 2014 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर ले, क्योंकि T20I के लिए यही प्रोसेस है। यहाँ पर कोई डिवीजन जैसे प्रोसेस नहीं है। नेपाल टीम इस टूर्नामेंट में अपनी जान झोंक देते हैं और इस सुनहरी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब नेपाल की टीम सन 2014 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन करती है, लेकिन यहाँ पर ये बॉटम में फिनिश करते हैं और टॉप 10 में भी नहीं आ पाते। बट अच्छी बात ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इनका राइज हो रहा था और ये वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे। अब नेपाल टीम डिवीजन 4 से 3 और 3 से डिवीजन 2 खेलती है। इस टीम के अंडर 19 के प्लेयर भी अब बड़ी टीम में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। अब नेपाल की टीम डिवीजन 2 तक पहुंच गई, लेकिन डिवीजन 2 में बहुत तगड़ी टीमें थी। इस टूर्नामेंट में वो टॉप 4 में फिनिश करते हैं और डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब इन्होंने नंबर 4 पर फिनिश तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं ये इनके लिए आने वाले टाइम में फायदेमंद साबित होने वाला था। इस वक्त डिवीजन वालों की एक चैंपियनशिप होती है जहाँ टॉप 4 की टीमें शिरकत कर रही थी, जिसमें नेपाल भी शामिल थी। अब इस चैंपियनशिप में डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की टीमें खेल रही थी। अब नेपाल की टीम इस टूर्नामेंट में डिवीजन 1 की टीमों को हराकर ओडीआई स्टेटस हासिल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 2015 में नेपाल की हुकूमत क्रिकेट में इंटरफेयर करने लग जाती है, जो कि कानून की सख्त खिलाफ था। यानी हर मुल्क का एक अपना क्रिकेट एसोसिएशन होती है और आईसीसी इन्हें पैसे देती है कि वो अपने मुल्क में क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम करे, लेकिन नेपाल की हुकूमत क्रिकेट में इंटरफेयर करती है। तो आईसीसी को जैसे ये मालूम होता है कि गवर्नमेंट क्रिकेट बोर्ड में कंट्रोल ले रही है, तो ये क्रिकेट बोर्ड को ही सस्पेंड कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब नेपाल की टीम कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकती थी एंड इवन जो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए रकम मिलती थी वो भी बंद हो गई। अब नेपाल को ये लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बट इतनी डिफिकल्ट टाइम में नेपाल के खिलाड़ी आपस में ही खेलना शुरू कर देते हैं। नेपाल के कैप्टन परास खड़का अपनी टीम को कहते हैं कि अगर चाहे हम सस्पेंड हो चुके हैं तो हम आपस में ही खेलेंगे। इन्होंने टीम को कहा कि पैसों की परवाह मत करो और दिल लगाकर खेलो, ताकि जैसे ही हम सस्पेंशन से हटेंगे तो हम फौरन ही डिवीजन 1 में खेलेंगे और फिर ओडीआई स्टेटस हासिल कर लेंगे। अब सन 2019 में नेपाल टीम पर से सस्पेंशन हटा दी जाती है और तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं, जिससे ये डिवीजन 2 खेलने के लिए आ जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहाँ 6 टीमें थी। डिवीजन 2 में 4 टीमों के 6-6 पॉइंट्स हो जाते हैं और इसमें नेपाल भी थी। यहाँ पर नेपाल के लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि इनका एक मैच रहता था। वो इस मैच को जीत कर या अपना रन रेट बेटर करके डिवीजन 1 के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। अब इनका ये मैच कनाडा के साथ होता है। इस मैच में कनाडा ने बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए। अब नेपाल को 195 रन का टारगेट दिया, जो कि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेपाल की 144 रन के स्कोर पर 9 विकेटें गिर जाती है। मतलब ये कि अब ये मैच नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इनके बॉलर केसी करन ने नेपाल टीम को एक नई उम्मीद दिलवाई और स्कोर को नजदीक ले जाने लग गए। हालांकि इन्हें बैटिंग तो नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत लॉयलिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को आगे पहुंचाना था। आखिरकार मैच यहाँ तक आ पहुंचा कि इन्हें जीतने के लिए 6 बॉल पर 8 रन चाहिए थे और फाइनली नेपाल टीम मरते मरते ये मैच जीत जाती है और यूएई के साथ डिवीजन 1 में एंटर कर जाती है, जिससे ये सन 2019 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हालांकि ये क्वालिफायर राउंड से ही बाहर हो जाते हैं और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अगर क्वालिफायर राउंड में एक भी मैच जीता है तो इनको ओडीआई स्टेटस मिल सकता था। तो होता भी वैसे ही है, टेबल पर वो 7वें नंबर पर फिनिश करते हैं, जिससे फिर इन्हें ओडीआई स्टेटस मिल जाता है और अब ये आईसीसी के एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं। आईसीसी के 3 मेंबर होते हैं, एक एथलीट, दूसरे एसोसिएट और फुल मेंबर। अच्छा, एसोसिएट मेंबर की टीम ये अगर अच्छा परफॉर्म करे तो आईसीसी इन्हें फुल मेंबर बना देती है। नेपाल को जैसे ही ओडीआई स्टेटस मिलता है तो इनके कैप्टन परास खड़का, जो तब से खेल रहे थे जब से नेपाल की टीम एसीसी ट्रॉफी वगैरह खेल रही थी, अब परास खड़का नेपाल टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। एंड इवन जब ये रिटायरमेंट लेते हैं तो नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जर्सी नंबर 77 को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। यानी अब नेपाल में 77 नंबर किसी भी प्लेयर का नहीं होगा। अब नेपाल की टीम सन 2023 एशिया कप खेलती है। हालांकि यहाँ पाकिस्तान और भारत से दोनों मैचेस हार जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अब बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे, इसका असर आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। एंड इवन इन्होंने एशिया कप में इंडिया जैसी बड़ी टीम को 230 पर ऑल आउट कर दिया था, जो कि नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। अब नेपाल टीम सन 2024 वर्ल्ड कप खेलती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैच जीत नहीं पाई, मगर इन्होंने इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को तकरीबन शिकस्त दे दी थी। मतलब ये कि नेपाल और साउथ अफ्रीका का मैच बहुत क्लोज गया था, जो कि साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 रन से ही मैच जीता था। एक बार फिर शॉट बॉल रन के लिए निकल पड़े, रन आउट हो गए क्या? ओह
फिर सन 2025 एशिया कप में नेपाल की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती और क्वालिफायर्स के राउंड में सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाते हैं, जिसकी मेन वजह ये थी कि इनके मेन बॉलर संदीप लामिछाने इस वक्त बैन थे। लेकिन अगर चाहे ये 25 के एशिया कप नहीं खेलते, मगर इस दौरान इनकी एक सीरीज शेड्यूल होती है वेस्ट इंडीज के साथ। वेल, इस सीरीज के पहले मैच में नेपाल की टीम सिर्फ 148 रन बना पाती है और यही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ये मैच बआसानी जीत जाएगी, पर नेपाल वेस्ट इंडीज को 129 रन पर ऑल आउट कर देती है। लेकिन कमाल तो तब होता है जब सेकंड मैच में नेपाल वेस्ट इंडीज को 90 रन से हरा देती है और सीरीज 2-1 से जीत जाती है। अब देखिए, अगर कोई मुल्क फुल मेंबर की टीम को हरा देता है तो इसके बाद टेस्ट स्टेटस भी मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में नेपाल भी ICC की फुल मेंबर टीम बन जाएगी। अब सन 2024 वर्ल्ड कप में नेपाल खेल रही थी। इनका पहला मैच इतना जबरदस्त हुआ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इस मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को 85 रन का टारगेट दिया, तो ये टारगेट नेपाल की टीम के लिए एक बड़ा टारगेट था। लेकिन जैसे नेपाल की टीम मैदान में उतरी तो उन्होंने कमाल की बैटिंग की और ये मैच लास्ट ओवर तक गया, लेकिन वो सिर्फ 4 रन से हार गए। और तकरीबन इंग्लैंड को हराने वाले ही थे। इस मैच में नेपाल क्रिकेट के फैंस भी काफी तादाद में आए हुए थे, जो कि पहले भी हमेशा से अपनी टीम को सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे इस वक्त इनकी टीम किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो। इस वर्ल्ड कप में भी सबसे तेज टिकटें इंडियन फैंस के बाद नेपाल फैंस ने खरीदी हैं, जैसे ये ज़ाहिर होता है कि लोग कितने पागल हैं इस टीम के लिए। इस सब के बाद ये ज़ाहिर है कि अब नेपाल की टीम आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट जीत सकती है, जिसकी मेन वजह इनके प्लेयर की परफॉर्मेंस और ऊपर से वो अपनी टीम को लेकर बहुत सीरियस है एंड इवन इनके फैंस भी बहुत मोटिवेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो तब ही सब्सक्राइब करना। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।